Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you physics topic for class 10th English medium CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स टॉपिक क्लास 10 लेवल का CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड का। तो इलेक्ट्रिसिटी लेसन से ये जो एक ही टॉपिक है जिसमें हमें कौन कौन से पॉइंट को स्टडी करने हैं। तो चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऑल थिंग इज मेड बाय एटम। सभी ऑब्जेक्ट, सभी थिंग्स एटम से बनी हुई है। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम न्यूट्रल पार्टिकल है बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। सो एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल मीन्स इन ओरिजिनल कंडीशन एवरीथिंग्स इज न्यूट्रल, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर to one body to another body, this is the reason of creating charge। किसी भी एटम में प्रोटॉन जो होता है उस एटम के न्यूक्लियस में सिचुएटेड रहता है, यह स्टेबल चीज़ है। जबकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है, सेल में एटम के अंदर रिवॉल्व करता है। मीन्स किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है। मीन्स किसी भी बॉडी पर चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स कोई भी बॉडी यदि चार्ज होती है तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। कहने का मीन्स ये है कि यदि हम किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को दे दें, मतलब कि गेन कर दिया जाए एक बॉडी से, जैसे ये टू बॉडीज है, इससे हम इस बॉडी से इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिस पर से करेंगे इस पर उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाएंगे, मीन्स उस बॉडी पर उतने प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, मीन्स वह बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उस पर जाके इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, मीन्स वह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। मीन्स द बॉडी, द एलिमेंट, द एटम्स हु लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉडी, एलिमेंट, एटम व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यही जो है कि उस बॉडी पर चार्ज का लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है उस पर जितने नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर उतने नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो किसी भी बॉडी पर क्रिएट चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कितने चार्ज उस पर क्रिएट हुआ इसको हम इस फॉर्मूले से स्टडी कर सकते हैं। जिसे सपोज करते हैं कि किसी बॉडी पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो वह बॉडी कितना चार्ज कैरी करेगी। तो चार्ज Q इक्वल, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और Q इक्वल हो जाएगा n इंटू E। यहाँ पर Q क्या है, तो Q चार्ज है, Q चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E
1 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। तो किसी भी बॉडी पर ट्रांसफर चार्ज को हम इस फॉर्मूले से जो है कि क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी बॉडी पर n नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उस बॉडी पर कितना चार्ज हुआ भाई, तो चार्ज Q इक्वल n इंटू ई, n जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर और E 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। क्लियर। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम जो है कि अब नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, कहने का मीन्स है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो द वर्क डन बाय कैरिंग चार्ज इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक कैरी करते हैं तो जो वर्क डन होता है, द वर्क डन by carrying a charge from infinite to that point is known as electric potential। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम चार्ज को इन्फिनाइट से कैरी करके किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जो वर्क डन होता है वही वर्क डन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल डन वर्क बाय कैरिंग चार्ज इक्वल वर्क डन के लिए हम W और चार्ज के लिए Q, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम्ब और वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल डन वर्क बाय कैरिंग चार्ज। वर्क को हम W से और चार्ज को Q से इंडिकेट करते हैं, इसका यूनिट फाइंड करना होगा। तो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम्ब और वोल्ट। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W बाई Q, ऐसे भी जो है कि हम इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यदि हमें फाइंड करने हैं कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि व्हाट इज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मीन्स क्या होगा। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और लिखेंगे कि इफ W इक्वल 1 जूल एंड Q इक्वल 1 कूलम्ब, in that condition electric potential V equal 1 by 1 means 1 volt। कहने का मीन्स ये है कि if 1 कूलम्ब चार्ज carrying from infinite to that point, if 1 कूलम्ब चार्ज carrying from infinite to that point, work done is 1 joule, in that condition the potential electric potential at that point will be 1 volt। मीन्स कहने का मतलब है कि 1 कूलम्ब चार्ज को हम कैरी करते हैं इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक, तो हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर। तो ये हो गया चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
और नेक्स्ट हमारा है ओम्स लॉ। देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। तो हमारा पॉइंट है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, मीन्स फिजिकल कंडीशन मीन्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर। यदि किसी भी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन मीन्स लेंथ को और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज न किया जाए तो उन कंडीशन में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करेंट। मीन्स यदि किसी भी कंडक्टर के लेंथ को, क्रॉस सेक्शन एरिया को और टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उसमें जितना ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके दोनों एंड पर उतना ही अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मीन्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। कब? कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट at a conductor is directly proportional to the flow of current through them. Means according to Ohm's law, V directly proportional I। V क्या है भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर में, और I क्या है? तो उसमें फ्लो होने वाला करंट है। मीन्स जितना ही अधिक करंट फ्लो करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही अधिक होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हम लिख सकते हैं V इक्वल आर आई। अब यहाँ पर R क्या है भाई? तो R इज अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मीन्स R इक्वल V बाई आई, रेसिस्टेंस इक्वल V बाई आई। तो रेसिस्टेंस क्या होता है भाई? तो रेसिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस और एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? ये और एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसके कारण एवरी कंडक्टर ट्राई टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट। तो आर क्या है? प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या है भाई? तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एवरी कंडक्टर ट्राई टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू देम। तो इस प्रॉपर्टी के कारण एवरी कंडक्टर अपने अंदर से फ्लो होने वाली करेंट का अपोज करता है। तो ये है, तो आर रेसिस्टेंस हो गया। तो आर इक्वल V बाई आई, इसका यूनिट हो जाएगा आपका वोल्ट बाई, ये हो जाएगा I का एम्पियर। तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर और ओम्स ओमेगा। तो रेजिस्टेंस को हम वोल्ट पर एम्पियर और ओमेगा से इंडिकेट कर सकते हैं। किससे? वोल्ट पर एम्पियर और ओमेगा से हम क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं। किसको? तो आपका जो है कि रेसिस्टेंस का यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर और ओमेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, करंट क्या है? व्हाट इज करंट?
पहले हम डिस्कस करेंगे करंट क्या होती है। तो करंट होती है फ्लो ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम। किसी भी कंडक्टर में यदि टाइम के अकॉर्डिंग जो चार्ज फ्लो होता है दैट इज नोन एज करंट। क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स किसी भी सर्किट में हम प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर रन करता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल रन करती है। ठीक है ना? तो पर सेकेंड में जो भी चार्ज फ्लो होता है उसी रेशियो को कहते हैं करंट। तो करंट को हम I से इंडिकेट करते हैं और I इक्वल हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज Q अकॉर्डिंग टू टाइम। तो I करंट I इक्वल Q बाई T। Q क्या है? फ्लो चार्ज है। T क्या है? जो टाइम लगा हुआ है। तो इसका यूनिट लिख सकते हैं चार्ज, ये कूलम पर सेकेंड। तो करंट का यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। इसको हम एम्पियर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो चार्ज का करंट का यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अब यहाँ पर एक जो है कि पॉइंट एराइज हो रहा है कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या है? किसको हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे? तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि इफ Q इक्वल 1 कूलम एंड T इक्वल 1 सेकेंड। यदि किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होता है, कितना? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। मीन्स I इक्वल 1/1 इक्वल 1 एम्पियर। क्लियर? तो किसी भी कंडक्टर में यदि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होता है तो उसमें फ्लो होने वाली करंट कितना होगी? 1 एम्पियर होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उसको हम सीरीज वाइज यदि हम ऐड करते हैं तो क्या जो है कि हमें कंसेप्ट मिलता है, पैरेलल करते हैं तो क्या कंसेप्ट मिलता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि जो रजिस्टर है किसी भी कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स एंड सेकेंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो ये 2 फैक्टर हैं, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। कह रहा है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। मीन्स कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अपोज करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। मीन्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। मीन्स L इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। फर्स्ट। सेकेंड, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन
एरिया। मीन्स यदि कंडक्टर का एरिया इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, और यदि एरिया डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। इन दोनों जो है कि पॉइंट को हम कंबाइन करते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, या हम लिख सकते हैं आर इक्वल रो एल बाई ए। Rho is a constant that is known as specific resistance of conductor। Rho एक कांस्टेंट है जिसे किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, और किस कंडीशन में उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, तो इफ एल इक्वल 1 मीटर, मतलब कंडक्टर का लेंथ कितना हो 1 मीटर हो, और ए एरिया इक्वल 1 मीटर स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा आर इक्वल रो 1 इंटू 1 मीन्स आर इक्वल रो। मीन्स किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के इक्वल तब होगा इफ कंडक्टर का लेंथ कितना हो यूनिट हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो। उस कंडीशन में उसका रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। कब? जब कंडक्टर का लेंथ कितना हो यूनिट 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस कंडीशन में उसका रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की क्या होगा इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर इफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ये रो क्या है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, और ये हर मटेरियल का इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे सीरीज रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। तो रजिस्टर इन सीरीज पहले हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करेंगे? रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज किस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। तो यदि हम सपोज करते हैं कि बहुत सारे रजिस्टर, एक रजिस्टर ले लिए R1, दूसरा R2 और तीसरा रजिस्टर ले लिए R3। ये 3 रजिस्टर ले लिए और सबको हमें सीरीज वाइज कंबाइन करना है। तो ये पहले रजिस्टर का 1 इंच, ये 2 इंच, इसका 1 इंच, इसका सेकेंड इंच, इसका 1 इंच, इसका सेकेंड इंच। तो सीरीज वाइज में फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड इंच सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट इंच से ऐड करेंगे, ठीक है ना। फिर अब सेकेंड का सेकेंड इंच थर्ड के फर्स्ट इंच, मीन्स अल्टरनेट क्रम में एक रजिस्टर का दूसरा इंच दूसरे रजिस्टर की दूसरे इंच से, फिर एक का दूसरा इंच दूसरे के पहले इंच से। जैसे फर्स्ट का सेकेंड इंच सेकेंड के फर्स्ट इंच से, और सेकेंड का सेकेंड इंच थर्ड के फर्स्ट इंच से। ऐसे ही यदि यहाँ पर फोर्थ रहता है तो फोर्थ नंबर का फर्स्ट इंच थर्ड वाले के सेकेंड इंच। ऐसे यदि हम कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर के जिसमें कि एक रजिस्टर का फर्स्ट इंच दूसरे के सेकेंड इंच से, फिर नेक्स्ट का फर्स्ट इंच दूसरे के सेकेंड इंच से, फिर ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन की क्या जो है कि प्रॉपर्टी होती है, तो सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में करेंट सभी रजिस्टरों में करेंट की वैल्यू इक्वल फ्लो होती है।
एक ही ट्रैक होता है तो सभी रजिस्टरों में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बट ये रजिस्टर ये A to B ज्वाइंट है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला B to C इंड पर है, और थर्ड वाला C to D इंड पर है। तो इन रजिस्टरों के बीच में जो ज्वाइंट है अलग अलग पॉइंट है, फर्स्ट A to B है, सेकेंड B to C है, और थर्ड C to D है। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो। पहले में पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्लियर, दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस V2, और जस्ट लाइक तीसरे में पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। तो सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में करंट सब में इक्वल होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा, अलग अलग होगा, बट करंट सब में जो एक इक्वली फ्लो होती है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो टोटल वोल्ट होगा, इज टोटल वोल्ट इक्वल V, तो उस कंडीशन में V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है। हम ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल क्या हो जाएगा, V इक्वल RI। ये ओम्स का फॉर्मूला पहले हम बताए हैं। तो V इक्वल क्या होगा, RI। तो फर्स्ट जो एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल क्या हो जाएगा, R1I, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है और करंट इसमें क्या है, I है। जस्ट लाइक इसमें V2 इक्वल रजिस्टर क्या है, 2 है, तो R2। बट करंट सब में समान है, तो इसमें करंट उतना ही होगा जितना किसमें होगा, तो ये भी I हो गया। क्लियर। इसी तरह से थर्ड वाले में V3 इक्वल रजिस्टर R3, करंट इसमें वही होगा जो इसमें होगा, जो इसमें करंट सब में इक्वल है, तो ये हो जाएगा I। इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। किन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज निकाले हैं हम लोग, ये वैल्यू, इन सभी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू क्या है, RI, तो यहाँ पर लिखेंगे RI इक्वल V1 की वैल्यू R1I प्लस V2 की वैल्यू R2I प्लस V3 की वैल्यू R3I। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कॉमन इसमें I ले लेंगे, I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फार्मूला जो ऑब्टेन होगा वो होगा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स यदि हम सीरीज वाइज रजिस्टर को कंबाइंड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अधिक होगी, इंक्रीज कर जाती है। सवाइड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन होता है, तो इक्वल करंट फ्लो होती है, बट हर रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होता है। तो सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है, जिससे कि हम टोटल रेजिस्टेंस इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सीरीज वाइज। अब देखते हैं पैरेलल। अब
रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल वाइज यदि हम रजिस्टर को कंबाइन करते हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है भाई। तो सपोज करते हैं कि रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है आपका R2 और तीसरा रजिस्टर है आपका R3। ये 3 रजिस्टर है, ठीक है ना। R1, R2, R3, इसका फर्स्ट इंड, सेकेंड इंड, सेकेंड इंड। तो पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर का फर्स्ट इंड एक पॉइंट पर, यहाँ पर हम A पर जोड़ देते हैं और सभी रजिस्टर का सेकेंड पॉइंट एक पॉइंट यहाँ पर B पर ऐड कर देते हैं और इसको सर्किट बना करके यहाँ बैटरी से इसमें जो है हो गया। तो जब सी पैरेलल वाइज में क्या होता है कि ऑल द सेम एंड ऑफ रजिस्टर ज्वाइंट इन वन पॉइंट एंड ऑल अदर एंड ऑफ रजिस्टर ज्वाइंट इन सेकेंड पॉइंट। मीन्स सभी रजिस्टरों के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर और सभी रजिस्टरों के सेकेंड एंड को दूसरे पॉइंट पर ऐड करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब इसमें क्या होती है भाई, मतलब इसकी प्रॉपर्टी, तो सभी रजिस्टर दो ही पॉइंट के बीच में ऐड होते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सब में इक्वल होता है भी। सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सभी रजिस्टर दो ही पॉइंट A एंड B के बीच में जुड़े हुए हैं। अब इसमें यहाँ से करंट यदि I फ्लो होती है तो यहाँ पर आने के बाद यह करंट डिवाइड हो जाती है और ये हो जाती है I1, एक में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में करंट क्या होती है I3 हो जाती है। मीन्स सभी रजिस्टरों में करंट की वैल्यू डिफर होती है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा, इक्वल होगा, बट करंट सब में क्या हो जाएगी, डिफर होती है। तो टोटल करंट I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर। तो टोटल करंट I इक्वल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलेगा। अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो V इक्वल क्या होता है RI। क्लियर है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा V बाई R। क्लियर, कोई सस्पिशन नहीं। अब तो I1 इक्वल हम फाइंड करेंगे तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, तो I1 इक्वल हो जाएगा V बाई R1। फर्स्ट में फर्स्ट रजिस्टर में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी सब में क्या है, इक्वल है। तो V1 इक्वल I1 इक्वल V बाई R1, I2 इक्वल V बाई R2 और I3 इक्वल V बाई R3। तो सभी रजिस्टरों में करंट फर्स्ट में R1 में कितना हो जाएगा, I1 इक्वल V बाई R1, इसमें I2 इक्वल V बाई R2 और I3 इक्वल V बाई R3। इन सब वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो I की वैल्यू क्या है, V बाई R। तो यहाँ पर रख देंगे V बाई R इक्वल I1 की वैल्यू V बाई R1 प्लस I2 की वैल्यू V बाई R3 प्लस I3 की वैल्यू V बाई ये R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा R3। क्लियर है। इसमें देखिए कॉमन क्या हो सकता है, तो V बाई R इक्वल, V कॉमन ले लीजिए, V इक्वल
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। भी से भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मीन्स यदि हम पैरेलल वाइज रजिस्टर को कंबाइन करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होगी, मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, तो सभी के एक एंड को एक पॉइंट पर और दूसरे एंड को, इसमें करंट डिफर फ्लो होती है I1 I2 I, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। भी ओम्स का लॉ लगाएंगे, V इक्वल RI से I, V/R सब में निकालेंगे I की वैल्यू और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें ये जो इस फॉर्मूले से पैरेलल कंबाइंड रजिस्टर का टोटल रेसिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक वर्क। हम ऑलरेडी जानते हैं कि पोटेंशियल V इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल होता है W/Q। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल V इंटू Q या W इक्वल हम ऑलरेडी जानते हैं कि पहले से भी हम स्टडी किए हैं कि I इक्वल Q/T और तो Q इक्वल क्या हो जाएगा I इंटू T, ये मिलेगा। अब इस Q की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो W इक्वल V इंटू I इंटू T, तो W इक्वल मिल जाएगा VI/T। एक फार्मूला ये हो जाता है। और दूसरा फार्मूला हम लेंगे W इक्वल, यहाँ पर हम ओम्स के फार्मूले से V की वैल्यू निकाल लेंगे तो ओम के फार्मूले से V इक्वल होता है RI, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर V की जगह पर हम क्या लिख देंगे RI लिखेंगे तो RI कहाँ से, V की जगह पर RI इंटू I, ये पहले से है इंटू T। तो W इक्वल क्या मिल जाएगा I स्क्वायर R इंटू T। तो एक W इक्वल ही हो जाएगा, एक W इक्वल V इंटू Q, एक W इक्वल VI/T और एक W इक्वल I स्क्वायर RT। और थर्ड नंबर हम देखते हैं कि हम ओम्स के अकॉर्डिंग जानते हैं कि I इक्वल होता है V/R। तो एक हम थर्ड नंबर इक्वेशन निकाल सकते हैं W इक्वल I स्क्वायर है, I स्क्वायर के प्लेस पर हम V/R लिख देंगे, V/R किसके प्लेस पर, तो इस I के प्लेस पर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इंटू क्या हो जाएगा R इंटू T। तो W इक्वल V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू T, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा W इक्वल V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो एक ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो W के वर्क डन इक्वल Q इंटू V, W इक्वल VI/T, W इक्वल I स्क्वायर RT और W इक्वल V स्क्वायर बाई R इंटू T। मीन्स हम लिख सकते हैं